अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? चैट बॉक्स में कमेंट करें अगर वॉइस आ रही है। क्लियर में। ठीक है। अच्छा, आज हमने जो है ना अपना रेस्पो खत्म करना था। इसके बाद हमारे पास र्यूमेटोलॉजी और हीमाटोलॉजी बच जाएगा, तो इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग लाइक 2 वीक्स में हमने अपना कोर्स कंप्लीट करना है। और बाकी जो है विजडम, अब आप लोग ऐसा करेंगे कि आप अपने इसी ग्रुप पे ना विजडम एक्टिव कर लेंगे। कोई भी एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और वो विजडम कराना शुरू कर दे। ठीक है। विजडम की ये होता है, हम लोगों ने लास्ट बैच में ऐसे किया था कि 100 MCQs टारगेट किए थे। डेली 100 MCQs करते थे और वो स्पीडली हो जाते हैं 2 से 3 घंटे में ना ग्रुप बेस्ड सेशन में। और उसमें जो आपकी क्यूरीज होंगी, जो क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि इसमें कोई कंट्रोवर्शियल है या फिर कोई मसला है, वो आप हम संभाल के रखेंगे अपने पास। लाइक आपके पास डाटा होगा, फिर वो एक सेशन हम रखेंगे विजडम जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 18 डेज में आपकी विजडम कंप्लीट हो जाएगी। तो आप नेक्स्ट वीक से काम शुरू कर दो। विजडम रात 2-3 घंटे विजडम को दो। तो फिर इस तरह आपकी विजडम की भी ना 2-3 दफा रिवीजन हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नवंबर के एंड पे एक सेशन रख के फिर हम विजडम अपनी रिवाइज कर लेंगे, जो भी क्यूरीज होंगी। हाँ जी, हमारी हीमाटोलॉजी और रीमाटोलॉजी रहती है अभी, दोनों रहती हैं। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का अपना 121 MCQ पे थे हम। स्टार्ट करते हैं। A call was sent to you from gynae for a patient who had C-section 2 days back. Now patient developed low-grade fever, tachycardia, tachypnea, and low oxygen saturation. गायनी से आई है, सी सेक्शन के बाद है। और सर्जरी के बाद दो चीजें हमारे पास डीडीज में आती हैं, या तो एटिलेक्टेसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब यहाँ पे हमारे पास टेकिकार्डिया और टेकिपनिया, और ये शो कर रहा है पल्मोनरी एम्बोलिज्म मोस्ट लाइकली ना। जो हम बेल स्कोर निकालते हैं उसका, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का चेस्ट एक्सरे शोज बायलैटरल रेज्ड हेमी डायफ्राम। यू असेस द पेशेंट विच हैड। अब ये जो टिपिकल डायफ्राम एक्सरे की पिक्चर आ गई ना, वो अब हमारे पास जो है ना पल्मोनरी एम्बोलिज्म को शो नहीं कर रही। अदरवाइज जो पहले हिस्ट्री जा रही थी टेकिकार्डिया टेकिपनिया, वो हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म को शो कर रहा था। अब जो हमारे पास एक्सरे होता है वो नॉर्मल आता है, या फिर हमारे पास जो है ना पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हमारे पास एक साइन होता है, मेरा ख्याल है वेज साइन जिसको बोलते हैं, वो मिल सकता है। यू असेस द पेशेंट हु हैज बायलैटरल स्कैटर्ड क्रैकल्स एट द बेसिस, व्हाट इज योर डायग्नोसिस? यहाँ पे इसको एटिलेक्टेसिस डेवलप हुआ है पोस्ट ऑपरेटिव। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 122 है। व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ इडियोपैथिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन? पर इडियोपल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए आपको पता है कार्डियक कैथेटराइजेशन कराते हो आप। ठीक है, यही गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, कार्डियक कैथेटराइजेशन फॉर डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। लोग इसको मिक्स कर देते हैं, इसमें कुछ और लिखते हैं कि कार्डियक कैथेटराइजेशन गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारे पास। 123 एमसीक्यू हमारे पास है। पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ कफ विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ 2 months, which for which X-ray was done, which shows multiple rounded cannonball appearances. What is the most common primary tumor causing this? अब हमारे पास किडनी के मेट्स, मैंने आपको निमोनिक बताया था जब हम लोगों ने नेफ्रो वगैरह की थी, कि एक निमोनिक होता है, वो याद है किसी को? जो कैनन बॉल अपेरेंसेस मेट्स का होता है निमोनिक, वो आप लोगों ने सेव किया था अपने पास? रिपीट करें मैडम वो निमोनिक। एक हमारे पास बेल्स का था, मैंने आपको निमोनिक कराया था। ये किसी ना किसी ने लिखा हुआ होगा, क्योंकि मुझे भी अभी एग्जैक्टली रिकॉल नहीं आ रहा। मैंने कैनन बॉल मेट्स का निमोनिक बताया था। मैं आपको रिसेंड कर दूंगी फिर। बेल्स का था और कुछ होगा इस तरह का था। अगर किसी को याद है तो बता दे, नहीं तो फिर मैं सेशन के बाद करती हूँ आपको। ओके। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 124। आप पेशेंट इज नेफ्रो में हमने किया था ये। A patient is investigated for fatigue and cough for the last 3 months. X-ray of the chest shows bilateral hilar lymphadenopathy. Patient is otherwise fit with no other complaints except some tender spots on both chins. All other blood tests are within normal limits. What is the most appropriate management? आपको पता है कि सार्कोडोसिस का टिपिकल है। सार्कोडोसिस की ट्रीटमेंट की इंडिकेशन होती है आपके पास कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, जैसे आई, हार्ट, न्यूरो। हाइपरकैल्सीमिया का आ जाना स्टेज 2 और 3 विद प्रोग्रेसिव सिम्टम्स, ये आपके पास जो है ना ट्रीटमेंट की इंडिकेशन है। यहाँ पे हमारे पास कोई ट्रीटमेंट की इंडिकेशन नहीं है। और ट्रीटमेंट में आपको पता है आपने स्टेरॉइड्स देने होते हैं, बड़ा लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स देने होते हैं 2 साल के लिए। 125 एमसीक्यू हमारे पास है। 30 years old patient presented with a 10-day history of tender lumps over his shins. टेंडर लम्प्स का मतलब ही यही है कि टेंडर होते हैं erythema nodosum के। पेनफुल एंकल्स विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ड्राई कफ, टिपिकल हिस्ट्री चल रही है सार्कोडोसिस वाली। एग्जामिनेशन पे erythematous nodules over his shins and synovitis of both ankles.
व्हाट इज द मोस्ट यूजफुल इन्वेस्टिगेशन? अब यहाँ पे मोस्ट यूजफुल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि फौरी फौरी कौन सी करानी है, तो हम एक्सरे कराते हैं बायोलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी देखने के लिए। और अगर पूछेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड तो फिर वो कौन सी है? सार्कोडोसिस की और बायोप्सी होती है मैडम। बायोप्सी ऑफ इंड्यूस। बायोप्सी है, ट्रांस ब्रोंकियल बायोप्सी। हाँ जी। अच्छा, 126 एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ सार्कोडोसिस? वो आ गया एमसीक्यू लिम्फ नोड बायोप्सी, बायोप्सी वाला जो ऑप्शन है हमारे पास। 127 MCQ है, 30 years old male presented with a chronic productive cough and history of recurrent chest infection since childhood. Examination पे absent apex beat on left side and he and his wife has been referred to infertility. ये प्रॉपर हमने पहले भी MCQ किया था। इसका ट्रायड होता है कार्टेजनर सिंड्रोम या प्राइमरी सिलुलर डिस्काइनेसिया हमारे पास। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें मैडम साइटस इन्वर्सस होता है, डेक्स्ट्रोकार्डिया होता है बेसिकली साइटस और डेक्स्ट्रोकार्डिया ज्यादा होता है, साइटस इन्वर्सस कम। मतलब लाइक आपके पास डेक्स्ट्रो और साइटस इन्वर्सस को आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो एक्सरे पर? उसमें साइटस इन्वर्सस में लिवर भी उसी साइड पे चला जाता है, लेफ्ट बिल्कुल, पे। ऑर्गन तो चले जाते हैं, तो आपके पास जो स्टमक बबल है वो राइट साइड पे आ जाता है। ठीक है, तो इसमें आप उसे डिटेक्ट करते हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये टिपिकल हिस्ट्री बताई हुई है इनफर्टिलिटी की, और हमारे पास हिस्ट्री बताई हुई है डेक्स्ट्रोकार्डिया की, तो ये हमारे पास प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया की तरफ जा रहा है। 128 एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन सार्कोडोसिस? अब ये आपको ना प्रोग्नोस्टिक फैक्टर का पता होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंस और एरिथेमा नोडोजम, ये हमारे पास जीबीएस के हो गए, और ये हमने न्यूरो में किए थे जीबीएस के भी। कोई रिवाइज करेगा उनको? मल्टीपल सेक्लेरोसिस, जीबीएस, इनके मैंने ना एक साथ ही करके प्रोग्नोस्टिक वाले ना अपने नोट्स में लिखे हुए थे सबके, ताकि एंड पे रिवाइज करना आसान हो, मिक्स हो जाते हैं वरना। हमें आईजीए वाले का आया था प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, गुड प्रोग्नोस्टिक कौन सा होता है? हीमेटूरिया। हाँ जी, कौन बताएगा? याद है जीबीएस का पुअर प्रोग्नोस्टिक में क्या आते थे? जीबीएस का हाई पुअर टाइटल्स ऑफ प्रोग्नोस ह्यूमन में एक में एंटीबॉडीज। आई टाइटर हो गया, एज मोर देन 40 हो गया, और जो वेरी गुड। प्रीवियस जो हिस्ट्री ऑफ डायरिया। जो जो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डायरिया है, और इसके अलावा जो रैपिड प्रोग्रेसिव हो गया सिम्टम्स रेज्ड का। एंटीबॉडीज, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ जी, डायरिया, एज मोर देन 40 इयर्स, और भी दो तीन थे, रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट। तो ये हमारे पास उसके पूरे प्रोग्नोस्टिक एनवायरमेंट, फैक्टर में और थे। दूसरा इसका जो FEV1 का कम होना, लेस देन 1.5, और ये थे। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस की एटिपिकल फीचर्स थे, यंग फीमेल और थिन लीन था, यंग फीमेल और रिलैप्सिंग रेमिटिक कोर्सेज, वो पुअर प्रोग्नोस्टिक में थे। अब इसको आपने याद रखना है, इसके जो है ना एरिथ्रोमानोडिज्म गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में है सार्कोडोसिस। 129 एमसीक्यू है, द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन पेशेंट विद के केसेस विद सिस्टिक फाइब्रोसिस इज? हमारे पास जो है ना इसमें आपके पास कौन से सूडोमोनास का सबसे कॉमन होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में इन्फेक्शन? ठीक है, ये आते हैं। अच्छा, सीओपीडी में किसका होता है? COPD में इन्फ्लुएंजा होता है। एच स्टेफ इन्फ्लुएंजा का और ये। सबसे कॉमन होता है। अच्छा। और ठीक है, जैसे कि उन्होंने हीमोफिलस का और बताया हुआ भी है। COPD और एस्थमा में होता है। हीमोफिलस का इन्होंने बताया हुआ भी है कि नॉन सिस्टिक फाइब्रोसिस ब्रोंकिक्टिसिस में हीमोफिलस है, और ब्रोंकिक्टिसिस में सूडोमोनास। अच्छा, 130 एमसीक्यू है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस इन एडल्ट्स विद इन पेशेंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस? आपने याद रखना है एडल्ट्स में क्या होती है इनफर्टिलिटी, किड्स में होती है स्टेटोरिया। अच्छा, 131 एमसीक्यू है, 45 years old lorry driver is referred to you for assessment. He told you that during driving he became drowsy and at times fell asleep. अब आपको डे टाइम स्लीप मिल गई है, अब आगे चलते हो हेडेक भी है, अर्ली मॉर्निंग आईसीपी, रेज्ड आईसीपी का फीचर, या फिर आपके पास ओबेसिटी में आपको पता है कि रेज्ड आईसीपी हो जाता है, जो हमारे पास इडियोपैथिक benign intracranial hypertension. You recommended sleep studies which has 16 episodes of apnea with, और वैसे भी ये इसका भी फीचर होता है स्लीप एपनिया का भी, हेडेक। अच्छा, ड्यूरिंग 1 hour ऑफ स्लीप स्टडीज, अब आपके पास स्लीप एपनिया का है, इसमें आपके पास क्या होता है ट्रीटमेंट, कौन बताएगा? इसमें वो स्लीप एपनिया का, इसमें सीपेप एक तो वेट लॉस का यूज नाना करते होता है, हैं। दूसरा सीपेप का नाना। आपने एक्सपर्ट स्कोरिंग सिस्टम से देखना होता है। माइल्ड
टू मॉडरेट में आप माइल्ड अगर आपने तो फिर आपने इंटरवेंशंस करनी है, जैसे मैंडिबुलर डिवाइसेस हो गई और ये चीजें। लेकिन अगर स्वेयर हो गया तो सीपैप। अब उसका जो स्कोर था वो पास से लिखा हुआ था, 11 to 14 माइल्ड था, 14 to 18 मॉडरेट था, 18 से ऊपर जो था स्वेयर था। इसके फिर भी आप लोग जो है ना, ये स्कोरिंग ये एफर्ट स्कोरिंग सिस्टम कहलाता था। स्लीपी स्केल जो है ना, ये आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, गूगल करोगे तो उस पे भी आ जाएगा। लेकिन मुझे ये याद पड़ता है जब पासर्स में किया था तो स्वेयर वाले का जो था ना वो सीपैप फर्स्ट लाइन था। ये एमसीक्यू पासर्स में दो तरीके से था। एक जगह उन्होंने मैंडिबुलर डिवाइसेस सिलेक्ट किया हुआ था, उसमें माइल्ड में उसे माइल्ड फीचर्स दिए हुए थे, और एक में उन्होंने जो है ना वो सीपैप सेलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्पेरिटी वाला चल रहा है तो अपने सीपैप ऑप्शन इज द बेस्ट चॉइस। डेविडसन ने ये लिखा था कि सबसे पहले आप सीपैप दे दें, लेकिन अगर कुछ पेशेंट जो है टॉलरेट नहीं करते फिर उनको मैंडिबुलर डिवाइस दे दें। अच्छा, पास टेस्ट ने इसको ऐसे किया हुआ था। जब मैंने MRCP 2 की तैयारी की थी ना, तो मैंने अपने नोट्स में ऐसे लिखा था। तो आप वो स्केल अभी निकाल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मैनेजमेंट दी हुई थी। पास्ट मेडिसिन में देख लीजिएगा, लेटेस्ट कुछ चेंज ना हुआ हो तो। 132 हमारे पास MCQ है। ABC report has been sent to you for evaluation from surgery department which was done cause of low oxygen saturation. ABC's report is as follows: pH 7.32 कम साइड पे है, ठीक है, 3.5 से कम है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी हुई है। बाइकार्ब आपके पास बढ़े हुए हैं 14। तो ऑल थम्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। पीएच कम है, बाइकार्ब और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी है? रेस्पिरेटरी सिडोसिस विद मेटाबॉलिक कॉम्पनसेशन। अब ए ग्रेडियंट आगे देख लेते हैं। ए ग्रेडियंट 6 आ गया, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल कॉज? अब यहाँ पे ए ग्रेडियंट का कोई बताएगा कि क्या सिग्निफिकेंस होता है? हाँ जी, ए ग्रेडियंट क्या होता है? A gradient, madam, difference in oxygen concentration between alveoli and arterial system. अच्छा, ठीक है। इसमें आपके पास बिल्कुल अगर नॉर्मल वैल्यू है <10 होती है वो, ठीक है। तो अगर नॉर्मल है तो तब क्या होगा, अगर हाई है तो फिर क्या होगा? अगर और नॉर्मल में गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होती है। जो मसल के जैसा कि साथ इस सिनेरियो में हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है। अगर हाई ग्रेडियंट आ जाता है तो इसका मतलब है ऑक्सीजन ट्रांसफर और गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम है, ठीक है। उसमें और पैरेंटम जैसे होंगे एल्वियलर मेम्ब्रेन जहाँ पे आपके पास गैस एक्सचेंज वगैरह हो रहा है, अगर हाइपोक्सीमिया हो रहा है इन द फेस ऑफ नॉर्मल ए ग्रेडियंट, इसका मतलब है अंदर हाइपोवेंटिलेशन हुई हुई है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल है और फिर भी हाइपोक्सिया चल रहा है। अगर ए ग्रेडियंट यहाँ पे बढ़ा हुआ होता तो फिर आपके पास कहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता? वहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसफर और गैस एक्सचेंज प्रॉब्लम्स थी, जो कि एल्वियलर मेम्ब्रेन, इंटरस्टिशियल डिजीजेस या वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच में हो सकता है। एल्व्यूलर मेम्ब्रेन पे गैस एक्सचेंज होता है वहां पे, उस लेवल पे। तो यहाँ पे जब वो एल्व्यूलर स्पेसिफिकली इफेक्ट हो जाए तो फिर गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होगा। बाकी काइंडली म्यूट कर दो, बाकियों को म्यूट करने लगी हूँ। अच्छा, 133 MCQ हमारे पास है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ पोस्टीरियर मेडियस्टिनम? हमारे पास ये टिपिकल का सा MCQ आता है, न्यूरोजेनिक ट्यूमर। ये हमारे पास मास्टर DMM में भी था, और इसको जो है ना उसमें भी आता है। पोस्टीरियर मेडियस्टिनल मास दिया हुआ था टोक्स में, एक्सरे में। ये CPSP के जो है ना जो एक्सरेज की है स्लाइड्स, उसमें भी है ये न्यूरोजेनिक। इनको पसंद है ये पोस्टीरियर मेडियस्टिनम का ट्यूमर। 134 MCQ है। Which one of the following treatment options does not improve outcomes in ARDS? ARDS में आपके पास जो है रूटीन यूज ऑफ स्टेरॉइड्स नहीं होता। ARDS में आपको भी पता है कि यहाँ पे हम सिंपल मैकेनिकल वेंटिलेशन वगैरह पे डालते हैं पेशेंट को। पेशेंट विद मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म प्रेजेंट्स विद ऑल एक्सेप्ट विल प्रेजेंट विद, सॉरी एक्सेप्ट नहीं है, सर्कुलेटरी शॉक के साथ प्रेजेंट करते हैं। मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आपने क्या करना होता है, ट्रीटमेंट क्या देना होता है? थ्रोम्बोलाइज कर। ट्रॉम्बोलाइज करते हैं। अगर पेशेंट की प्रीवियस सर्जरी हुई है, जैसे 2 दिन 3 दिन पहले सर्जरी हुई है, उसके बाद उसको मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गई है, फिर क्या करोगे? थ्रोम्बोक्टोमी करेंगे मैडम। ट्रॉम्बोलाइज क्यों नहीं करोगे? कंट्राइंडिकेशन होगा, रिसेंट हाँ, सर्जरी में थ्रोम्बोलाइज नहीं कर सकेंगे। नहीं करते। कितने अरसे तक की सर्जरी में नहीं करते? लेस देन 3 3 वीक। वीक्स। हम्म 3 3 वीक्स। वीक्स मैडम।
थ्री वीक्स था, हाँ 3 वीक्स था या 3 मंथ्स था, ये देख लेना, कंफर्म कर लेना, 3 याद है। अच्छा, और बाकी क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस थी? कोई इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग हो पहले, और कोई हम्म। ऐसी सर्जरी हुआ जिसमें कंप्रेशन, उनकी वेसल्स कंप्रेशन आप कर रहे थे, और और कोई प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स इंफॉर्मेशन। प्लेटलेट 60,000 प्लेटलेट से कम थे। हाँ जी। एक और एब्सोल्यूट दूसरा, कॉन्ट्राइंडिकेशंस थी और एक रिलेटिव थी, याद है आपको? और प्रीवियस प्रीवियस 6 वीक में एमआई हुआ हो, हाँ, वेरी गुड। स्ट्रेप्टोकार्डिया, प्रोलॉन्ग अच्छा, सीपीआर। एब्सोल्यूट एक तो और एब्सोल्यूट थी और प्रेग्नेंट एक हो। रिलेटिव थी। एक एब्सोल्यूट थी, एक रिलेटिव थी, हाँ। और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ फिट्स, मतलब फिट्स की हिस्ट्री हो तब भी नहीं करना। हाइपरटेंशन हो, बहुत ज्यादा ब्लड रेज्ड हो जाए, तब भी नहीं करना जब तक उसको कंट्रोल नहीं करना। ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस थी, वो एग्जैक्ट आपको आनी चाहिए। अच्छा, 136 एमसीक्यू हमारे पास है। अ पेशेंट विद एआरडीएस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सीसीएफ विद पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर के साथ आप उसको डिफरेंशिएट करोगे। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर में आपके पास क्या होगा? किसका मेजर करते हैं हम? ये सीसीएफ वाल में रेज होगा, सीसीएफ में वेंट्रिकल रेज फिलिंग। 18 से ऊपर होगा, ठीक है। और अगर 16 से कम है तो एआरडीएस है। ये अच्छा, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर क्या होता है? लेफ्ट एट्रियल प्रेशर। जब आपके पास हार्ट फेलियर होता है, क्या होता है? बैक प्रेशर की वजह से लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ जाता है, राइट वेंट्रिकल में बढ़ जाता है। किसी भी पीछे पीछे पर पुश होते होते इंफीरियर वेना क्या हुआ, आपके पास सीसीएफ में पेशेंट जाता है। तो इसी तरह पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर आपके पास 18 से ऊपर आता है जब सीसीएफ, एआरडीएस में 16 से नीचे। ठीक है, ये एमसीक्यू वैल्यूज भी दी हुई होती है कभी कभार। जी मैडम, इसका मैडम ये पल्मोनरी किस तरह भी आता है कि पल्मोनरी कौन से कैपिलरी वेज वैल्यू। प्रेशर लेफ्ट एट्रियल प्रेशर के इक्वल होता है। हाँ जी, लेफ्ट जी, वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज इक्वल टू pulmonary capillary wedge pressure is equal to left atrial pressure, not right atrial pressure. और दूसरा मैडम अच्छा, इसका एक और एमसीक्यूज आता है कि कौन सी वैल्यूज को आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, कौन से कौन इनडायरेक्टली। ये आप जो है ना एमसीक्यूज भी इसका वो CCF हमने देता है जी। मिसलेनियस एमसीक्यूज में किया था। हाँ जी, मिसलेनियस एमसीक्यूज में किया था ना, कि हम जो है लेफ्ट कार्डिक आउटपुट डायरेक्टली नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो है ना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वो नहीं मेजर कर सकते डायरेक्टली। ये हमने मिसलेनियस एमसीक्यूज में किया था। उसको फिर इनडायरेक्ट मेजर करेंगे। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब ये है ना कि आप डायरेक्टली तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर में हम डायरेक्ट लेफ्ट एट्रिया का तो प्रेशर मेजर कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इज इक्वल टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, तो इनडायरेक्टली हम उसको मेजर करें, बाकी चीजें सारी डायरेक्टली मेजर करते हैं इससे। तो मतलब वो हमें पता है कि जो लेफ्ट एट्रियल प्रेशर है वही प्रेशर है, ये बस ऐसे मतलब। हाँ, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इज पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, बिल्कुल। इसमें कौन सा मेजर नहीं करता, राइट एट्रियल प्रेशर मेजर नहीं करता। लेफ्ट वेंट्रिकुलर वो पूछते हैं इनडायरेक्टली कौन सा मेजर करते हो, तो आप लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, हमने मिसलेनियस एमसीक्यूज में इसकी सारी डिटेल भी पढ़ी थी ना, अच्छा। ठीक है। ये उसमें एक्सप्लेनेशन सफ्रॉन ने लिखी हुई है। अच्छा, पीसीएस में 18 से ज्यादा हो जाता है पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, और एआरडीएस में 16 से नीचे थोड़ा रहता है, ठीक है। 137 एमसीक्यू की तरफ आते हैं। आप प्रेग्नेंट लेडी with sudden onset of pleuritic chest pain associated with shortness of breath, examination पे respiratory rate 20 per minute, SpO2 उसकी 90% और room air and pulse rate 110 per minute, blood pressure is normal, initial investigation पूछ रहे हो, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में चेस्ट एक्सरे कराना होता है, अगर नॉर्मल आ जाता है तो आप डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ये ना एक ना बड़ा कंट्रोवर्शियल सा एमसीक्यू था कि प्रेग्नेंट लेडी है, चेस्ट एक्सरे कैसे कराओगे आप उसमें। फिर हमने ना अप टू डेट में देखा था, अप टू डेट वालों ने भी चेस्ट एक्सरे दिया हुआ है पहले कि चेस्ट एक्सरे कराओगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप जाते हो, तो वो शील्ड के साथ कराते हैं, लेकिन ना इस पे इसमें तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो हम बहुत ज्यादा इस पे बहस करते थे एमसीक्यू पे, जब जिस टाइम पे हम तैयारी कर रहे थे। तो फिर अप टू डेट से एक टेबल मिला था हमें, तो वो जो है ना उसमें आप देखिएगा, आपके पास भी जिसके पास अप टू डेट है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की इन्वेस्टिगेशन शेयर करेगा, इवन कि उन्होंने प्रेगनेंसी में भी चेस्ट एक्सरे को पीरियड किया हुआ है। 138 MCQ, 25 years old man has RTA and died 4 days after that। अब देखो ये टिपिकल आपके पास जो है ना फैट एम्बोलिज्म, जो आरटीए में जो फ्रैक्चर के साथ होते हैं, आपके पास इसके क्या फीचर्स होते हैं फैट एम्बोलिज्म के? आपको पिटेकी मिलते हैं इसके स्पेसिफिक फीचर्स में, फीवर मिलता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप हो रही हो सकती है,
और बाकी आपके पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, क्लासिकल ट्रायड बनाते हैं इसकी। 139 MCQ हमारे पास है, विच टाइप ऑफ लंग कैंसर इज मोस्टली एसोसिएटेड विद कैविटेटरी लीजन्स। मैंने आपको उस दिन भी पढ़ाया था कि कैविटेटरी लंग लीजन्स की मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा था कॉज, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी कराता होता है हमने, और बाकी कॉजेस भी डिस्कस की थी। 140 MCQ हमारे पास है, which one of the following is not a contraindication for lobectomy in patients with squamous cell carcinoma। हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ सर्जरी, इसमें आपके पास क्या क्या आ जाती हैं। लोग इसको लोबेक्टमी और न्यूमोनेक्टमी को मिक्स कर जाते हैं। लोबेक्टमी में आपके पास आप 1.5 से कम हो तब, नीमोनेक्टमी आपके पास 2 से कम हो तब नहीं करनी, कॉन्ट्राइंडिकेशन FEV1 का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने इसमें, नीमोनेक्टमी है लोबेक्टमी है एमसीक्यूज में। मैंने आपको बताया था ना, हमें पेसेस में तो लोबेक्टमी और नीमोनेक्टमी के केसेस आते हैं। मेरा अपना जो था रेस्पो का केस वो नीमोनेक्टमी का था। ये इंशाल्लाह जब हम करेंगे ना तैयारी तो मैं आपको कराऊंगी, फिर MH में पड़े हुए होते हैं इसके केसेस। 141 MCQ हमारे पास है, आप 50 years old patient with a diagnosed case of breast cancer presented with progressive shortness of breath of 1 week duration. Chest examination shows bilateral crackles. HRCT shows irregular interlobular septal thickening throughout the lung with preserved lung architecture. What is your diagnosis? अब ये हमारे पास जो पढ़ा था हमने, एक तो क्रेजी पेविंग का पढ़ा था, क्रेजी पेविंग अपीयरेंस, और इस तरह के जो MCQs आते हैं। पहले हमने लिम्फेंजाइटिस, ये टिपिकल सिनेरियो लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसिस का, जिसमें आपके पास इरेगुलर इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग आती है। हमने जो क्रेज पेविंग का पढ़ा था, आपने देखा था रेडियोपीडिया पे जाके, उसकी पिक्चर कैसी होती है। इसमें क्रेजी पेविंग वो वाला। मैडम, वो सिलिकोप्रोटीनोसिस वाला जो हमने किया था, हाँ इसमें भी वो जो आपके टफ पास ये जो लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसिस होती है, इसकी भी क्रेजी पेविंग अपीयरेंस होती है साथ। ये मैम क्रेजी पेविंग जो पिछले जमाने में रोड नहीं बनाते थे जिसमें पत्थर डालते थे ना ऊपर से सख्त होके, या टफ टाइल जैसी, तो ये इरेगुलर टाइप की उनकी वो है, टफ टाइलिंग है, तो उसको क्रेजी पेविंग इसकी कहते हैं। कॉजेज में ना, हाँ जी बिल्कुल, इसमें हमारे पास जो है ना लिम्फोमा, ये लिम्फेंजाइटिस प्रोटीनोसिस, इसमें ये हमारे पास पिक्चर आती है। जी मैडम। 142 MCQ है, आप इसको देख भी लीजिएगा गूगल उस पर, रेडियोपीडिया पे ना अच्छी समझ आ जाती है। और A chronic smoker is presented with complaints of confusion and constipation for 2 weeks. On examination, patient looks dehydrated and not well oriented. Lab shows high calcium. Which type of lung cancer is the cause of this presentation? अब आपको पता होना चाहिए कि स्क्वेमस में और आपके पास जो है ना वो बाकी कैंसर है उसमें क्या क्या चीजें बड़ी हो सकती हैं। हाँ जी, स्क्वेमस में क्या क्या चीजें होती हैं खराब, और बाकियों में क्या क्या मसले होते हैं। स्क्वेमस में मैडम वो पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड सीक्रेट होता है, उसकी वजह से कैल्शियम बढ़ जाता है। दूसरी एक्टोपिक TSH भी सीक्रेट होता है, तो उसकी वजह वेरी से गुड। हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है और हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी हो जाती है स्क्वेमस में। और हमारे जो पास चमार ACTH सेल नहीं है, होता, हमारे पास बेसिकली वो एडीएच। पैराथायरॉइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड, हमारे पास थायराइड, और हमारे पास तीसरी चीज जो है ना हाइपरट्रोफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थोपैथी। और जो एज वाले ना ACTH हो गया, ADH हो गया, वो वो हमारे चमार पास नहीं स्मॉल होता। सेल कार्सिनोमा के साथ हैं। ठीक है, ये जी डिफरेंस मैडम। होता है। और लैम्बर्ट 143 MCQ हमारे पास है, 75 years old male is admitted to hospital with hemoptysis and dyspnea, is lifelong smoker, coin लेजन भी मिल गई है, complains of pain in the right arm, ये typical scenario बता दिया periostral reaction के साथ hypertrophic pulmonary osteoarthropathy का। 144 MCQ है, 60 years old smoker presented with complaints of muscle weakness associated with polyuria for 10 days। अब देखो पोलीयूरिया हो रहा है, अब हमारे जहन में आएगा ADH भी हो सकता है, ACTH भी हो सकता है। आगे चलते हैं। लैब शोज ग्लूकोज 215, पोटाशियम 3 एंड कैल्शियम 9.1। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे टिपिकल जो हमारे पास दिखाया हुआ पोटाशियम का पाइकाप 30, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस वाली पिक्चर, जो कि हमारे पास ACTH वाला स्नेरियो की तरफ जा रही है, ADH की तरफ नहीं जा रही। तो यहाँ पे ये ACTH है, एक टॉपिक ACTH प्रोडक्शन। 145 हमारे पास है MCQ, a 57 years old smoker presented with hemoptysis and weight loss for 2 months and confusion for the last 2 weeks. X-ray shows a large mass in the right upper zone. लैब से उसका सोडियम कम आ गया, विसियार्ड वाली पिक्चर आ गई। अब स्मॉल सेल कार्सिनोमा का निमोनिक होता है SC। ठीक है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा में कीमोथेरेपी का रोल, मैंने इसको SC याद किया हुआ, सबक्यूटेनियस जैसे हो गया। ठीक है, स्मॉल सेल में कीमोथेरेपी का ज्यादा सुपीरियर रोल है, और हमारे पास नॉन स्मॉल सेल में हमारे पास रेडियोथेरेपी का ज्यादा अच्छा रोल है।
सिस्प्लैटिन और इटोपोसाइट से आप करते हो। अच्छा 146 हमारे पास एमसीक्यू है कि 75 years old patient with a history of COPD is admitted for hernia repair in surgical ward. Which drug should be stopped in this patient? अब आपने क्या स्टॉप करनी है? इप्राट्रोपियम। अब वो सबसे पहले क्यों स्टॉप करनी है? क्योंकि यूरिनरी रिटेंशन उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है। इप्राट्रोपियम हमारे पास किस कैटेगरी में आती है? सामा में आती है या लामा में आती है? किस में आती है? ये सामा में लामा में आती है मैम। सामा में आती है। लामा की एग्जांपल टायोट्रोपियम है। अच्छा 147 MCQ हमारे पास 56 years old patient with a sudden onset of dyspnea and continuous cough after your house officer removed the femoral dialysis catheter. You suspect air embolism. What should be the first step, next step in the management? अब आपको पता होना चाहिए एयर एम्बोलिज्म का एक सिनेरियो आता है, ठीक है। आपके इसमें पूछते हैं कि एयर एम्बोलिज्म में क्या करना है, और एक और इसके साथ एक और सिनेरियो आता है। अब यहाँ पे हमारे पास हम सॉरी एयर एम्बोलिज्म में आपने डिटेक्ट करना है वेदर वीनस एम्बोलिज्म है या आर्टीरियल एयर एम्बोलिज्म है, ठीक है। अगर वीनस है तो उसमें आपने क्या करना होगा? यहाँ पे फेमोरल डायलिसिस कर रहा था, तो फेमोरल कहाँ पे होगा? आर्टरी में होगा, वेन में होगा? कैथीटर वेन में है ना, फेमोरल वेन में डालते हैं ना कैथीटर। तो हमारे पास यहाँ पे आपके पास ड्यूरेंस मैन्योवर इमीडिएटली करना होगा, जिसमें आप लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन में रखोगे उसे पेशेंट को, ठीक है। अब आपके पास अगर पेशेंट में एयर एम्बोलिज्म आप आर्टीरियल सस्पेक्ट कर रहे हो तो फ्लैट सुपाइन पोजीशन, हेड डाउन पोजीशन विल वर्सन सेरेब्रल एडीमा इन आर्टीरियल एयर एम्बोलिज्म, ठीक है। तो आपने जो है ना ये स्टेरियो पिक करना है कि वेदर इसमें आर्टीरियल है या वीनस है, मैडम इसको सिर्फ ठीक है। सुपाइन रखना है, यानी हेड डाउन नहीं करना है। हेड डाउन नहीं करना, वो सेरेब्रल एडीमा को वर्सन कर देगा, आर्टीरियल एम्बोलिज्म, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास वीनस एम्बोलिज्म है तो प्लेस इन द लेफ्ट लेटरल पोजीशन। भास्कर यहाँ पे तो उसने दिए फीमोरल अच्छा कैथीटर, पता चल जाता है कि ये वेन में है ना, इसके अलावा हाँ, फिर आर्टीरियल का अगर होगा तो आर्टीरियल वाली पिक्चर उसमें आर्टीरियल वाला सिनेरियो बना हुआ होगा, कोई मेंशन किया हुआ होगा इस तरह। और आर्टीरियल एम्बोलिज्म हमारे पास एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में मतलब कुछ चीजें हैं जिनमें ज्यादातर वीनस होती है, जैसे ओसीपीज वगैरह के साथ। और एक दो डिजीज है जिसमें आर्टीरियल प्लस वीनस होती है, जिसमें वन ऑफ देम इज एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। आर्टीरियल प्लस वीनस एम्बोलिज्म की इकट्ठे कॉजेज जो है ना अलमगरिबी ने हीमाटोलॉजी वाले चैप्टर में दी हुई है। 148 MCQ है 27 years old male started on the first line ATT for pulmonary TB which is smear positive, ठीक है। ये हमने ट्रीटमेंट फेलियर तक अब तब लेबल करना है, मैंने आपको अच्छे तरीके से नोट्स में भेजा 5 months बाद। 149 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एटिलेक्टेसिस? जनरल एनेस्थीसिया जीए के बाद होता है एटिलेक्टेसिस। 150 MCQ है पेशेंट विद डायग्नोस्ड केस ऑफ एस्थमा प्रेजेंटेड विद वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स। ये मैंने आपको बताया था कि डिस्चार्ज कब करना होता है? जब पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट 75% से ऊपर हो जाए। ये हमें हमारे आईएमएम में आया था एमसीक्यू। 151 है autopsy 60 years old male is found to have 5 centimeter nodule microscopy आपको मिल सकते हैं। 2 है which one of the following parameters वॉल्यूम, आप जो वो चार्ट भी देखोगे तो टाइडल वॉल्यूम पास कांस्टेंट रहता है। लास्ट एमसीक्यू आज वॉइस का इशू आ रहा 153 था है तो 151 को रिपीट 42 कर years दें। old man is एक्सक्यूज admitted to में the पिछले वाला intensive जो care एक्सक्यूज में unit। आवाज डिस्टोर्शन तो फिर रिपीट कर दे। सॉरी बीच में आवाज डिस्टॉर्ट हो गई थी, वो मेरे नेट में कोई इशू आ गया था। अच्छा ये मैम लास्ट एमसीक्यू मैं हमारा होस्ट बन हाँ जी, लास्ट एमसीक्यू 153 हमारे मैं पास 42 years old male is admitted to the intensive care unit with severe breathlessness following a 3-day history of acute pancreatitis। acute pancreatitis के साथ आपको पता है टिपिकल सिनेरियो बनाते हैं एआरडीएस का। एआरडीएस के अभी यहाँ पे सारे के सारे क्राइटेरियाज दिए हुए होंगे। एक्यूट मैंने आपको बताया था कि 4 चीजें आती हैं एआरडीएस के क्राइटेरिया में। इस क्राइटेरिया का नाम भी होता है, मुझे नाम नहीं पता लेकिन लिखा हुआ है इधर भी इन्होंने ना, नाम अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा। एक्यूट ऑनसेट होता है, बायलैटरल इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं, पीए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टू FiO2 रेशियो लेस देन 300। नॉर्मल कितनी होती है? 500 से ऊपर। निकालते कैसे हैं इसको? आपके पास नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन 100% होती है, FiO2 कितनी होती है एयर में? 21%। 100 को 21 से जब हम डिवाइड करते हैं
मतलब 0.21 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 100% 21% में है, हमने यहाँ पे वैल्यू में निकालना है, तो हमारे पास 500 से ज्यादा आ जाता है आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नॉर्मल पल्मोनरी कितना है कैपिलरी मैडम? 21% होती है ना फ्रैक्शनेटेड ऑक्सीजन एयर में, तो हम अच्छा 0.21 हाँ 0.21 कर देते हैं, 21%, तो 0.21 वैल्यू में आ जाएगी। अब देखो एविडेंस ऑफ लैक ऑफ एविडेंस ऑफ लेफ्ट एट्रियल हाइपरटेंशन, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर 18 से कम आएगा। मोस्टली इन्होंने लिखा हुआ था 16 से कम दी हुई होती है वैल्यू। ये हमारे पास ARDS का क्राइटेरिया, यहाँ पे हमारी रेस्पो कंप्लीट होती है। ठीक है, इंशाल्लाह कल से हम हीमाटोलॉजी और हीमाटोलॉजी, कोशिश रही कि इस वीक में हम नेक्स्ट वीक कोई भी डे ऑफ ना रख के उसको कंप्लीट करें अपना। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा, चलें, कल कल कौन सा करेंगे मैडम? कल हीमाटोलॉजी उठाते हैं। ओके ठीक है, हीमाटोलॉजी ओके इंशाल्लाह बस करके फिर हीमाटोलॉजी इसी वीक में कंप्लीट करके फिर आप लोग अपनी विजडम स्टार्ट कर दो। ओके मैडम। चलें फिर सेशन एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल फिर इसी टाइम मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह थैंक यू मैडम। हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।